मेरे साथ मन शेयर कर रहे समस्त विद्वान, यमन से पधारे हुए आधिकारिक विद्वान और यहाँ उपस्थित प्रशिक्षु डॉक्टर साहबान तथा अन्य विद्वजन। मैं इस विषय का आधिकारिक विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे इसका आमंत्रण मिला तो मैंने डॉक्टर साहब को मना किया कि भाई मेरा इससे कोई काम नहीं, कुछ पुलिस का काम हो, डंडा लाठी का काम हो तो आप बताओ, जब मैं चलूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप डॉक्टर हैं और आपके पास इतना अनुभव है तो इस विषय को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। मुझे कल आना था लेकिन मैं कल बाहर था, इस नाते इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि कल के इनॉग्रेशन सेशन में क्या चीजें हुई। मैंने अभी जो अपना उद्बोधन था उसमें शुरुआत की थी सामने की कतार में बैठे हुए लोगों की संख्या से। तो मैं केवल इतना ही इस बारे में और कहना जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, ये कोई अपवाद नहीं है। अच्छे आयोजन जहां भी होते हैं उसमें भागीदारी करने वालों की संख्या हमेशा कम होती है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे। मनुष्य में राजनीतिक विचारधारा का पूरा जो चेंज आया फ्रांस की क्रांति से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो नारा था वो केवल 3 विद्वानों ने दिया, प्लेटो ने, रूसो ने और वोल्टेयर। उसके बाद वो केवल फ्रांस की क्रांति सीमित नहीं रह गया, वो विश्व की क्रांति के रूप में बदला। उसने रूस को बदला, उसने ब्रिटेन को बदला, धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशिया तक की सारी कंट्रीज को धीरे धीरे बदलता चला गया। और धर्म से राजनीति मुक्त हुई, राजनीति का एक नया स्वरूप लोकतंत्र आया और आम आदमी की आवाज वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबब बना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी चीजों की शुरुआत, विचारों की शुरुआत थोड़े से संख्या समूह के द्वारा ही होता है। जब धीरे धीरे बात लोगों के माइंडसेट में बैठती है तब एक वृहद आंदोलन का रूप ले लेता है। विषय हेल्थ मैनेजमेंट का है और उसको ह्यूमैनिटीज के साथ कैसे कोरिलेट किया जाए, इसका मैं इसमें कुछ अनुभव आपको शेयर करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं डॉक्टरी से ही बात शुरू करूंगा। 90s में जब मैंने सर्विस ज्वाइन की पुलिस की, पुलिस की सर्विस काफी स्ट्रेसफुल सर्विस है और जिनका माइंडसेट उस तरह का अगर नहीं है तो उन्हें नौकरी करने में बड़ी दुश्वारियां आती हैं। मैं काफी यंग चेक था और मुझे कमर के नीचे काफी दर्द होता था, पूरे पैरों में दर्द होता था और इतना होता था कि वो पूरी रात जो है मुझे सोने नहीं देता था। मैं लखनऊ में पोस्टेड था उस समय, तो कुछ मेरे शुभेच्छुओं से मैंने अपनी ये पीड़ा जो है शेयर की। तो उन्होंने कहा यार तुम आंखों के डॉक्टर को दिखला लो। उस समय के जो बेस्ट डॉक्टर थे लखनऊ में, डॉक्टर मिनी गोयल, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो जरूर पूछ लेंगे अपने सीनियर से। वो उस समय डॉक्टर मिनी गोयल इंडिया बैंक के डॉक्टर नहीं थे, वर्ल्ड बैंक के डॉक्टर थे। मैंने उनको दिखलाया, दिन भर में 10 मरीज देखते थे
तो महीने 3 महीने का नंबर आता था, लेकिन पुलिस की घुसपैठ जो है हर जगह हो जाती है। तो मुझे पहले दिखा देने का अवसर मिला। उस जमाने में जब 3000 रुपये तनख्वाह मिलती थी तब उनकी फीस थी 500 रुपये, और फीस पहले वो रखवा लेते थे, उसके बाद देखते थे मरीज। उन्होंने मुझे देखा, सब ओर से वो हथौड़ा बजाया उन्होंने। जो आंखों के डॉक्टर्स हैं वो हथौड़ी भी छोटी सी रखते हैं। तो मेरे पैरों पर और कमर पर काफी उलट के उन्होंने देखा होगा। एक एक्सरे भी कराया, एक्सरे भी कराया। कराने के बाद जब मुझ पर उन्होंने करीब 1 घंटे समय दिया। नॉर्मली डॉक्टर इतना समय नहीं देता, लेकिन उनकी आदत थी। वो हर मरीज को 10 मरीज को इसी नाते देखते थे कि हर एक को बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद वो कुछ देखते थे। तो ये सारी रिपोर्ट लेके ना उनको शाम को मिला। शाम को उन्होंने कहा कि शाम को फिर आइएगा। तो उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी। मेरी रिपोर्ट देखने के बाद से जो पर्चा लिखा, पहले अंदर गए, अंदर से 2 किताबें निकाल के लाए। 2 किताबें निकाल के और उन्होंने पर्चे पे लिखा नो मेडिसिन, और ये 2 किताब उन्होंने लिखा। स्ट्रेस में रहते हो क्या, यू आर इन चेक। हमने कहा सर वो नौकरी मुझे समझ में आती नहीं है। तो एक किताब थी सूर्य नमस्कार की, आसनों की किताब थी, जिनको सूर्य नमस्कार आता हुआ बताते हैं जी। और दूसरी किताब थी सूर्य के मंत्र की। इनको पढ़ लीजिएगा और शांत रहिए। एक ये डॉक्टर मुझे ऐसे जीवन में मिली, हेल्थ मैनेजमेंट कैसे करना है, ये उन्होंने दवाओं से नहीं, अपनी पूरी डायग्नोसिस को दूसरी तरीके से जोड़कर मुझे बताया। एक दूसरा वाक्य सुनिए। कोविड, जमन साहब डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने भी उसमें कहा, मैं इस पर थोड़ा विस्तार में जाऊंगा, लेकिन कोविड के डायमेंशंस की बात शुरू करने के पहले मैं एक बात आपको और शेयर करूंगा जो मुझ पर खुद आई। कोविड जब शुरू हुआ, पूरी कोविड की लड़ाई क्या है? पूरी कोविड की लड़ाई आपकी इम्यूनिटी सिस्टम की लड़ाई है। इसके अलावा कुछ मुझे ज्यादा नहीं समझ में आया, और वो यूं नहीं समझ, उसका मुझे अंतर दिखा कि पूरा भारत 2 वर्गों में विभाजित था उस समय। एक शहरी भारत और एक ग्रामीण भारत। गांव का आदमी कोविड से अफेक्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट बहुत कम हुआ तो डॉक्टरों को पता नहीं चला, वो अपने आप ठीक ही हुआ। और शहर का आदमी पूरी तरह अफेक्ट हुआ, और कोविड के दौरान कोविड के ट्रीटमेंट की जो संजीवनी थी, बताओ भाई संजीवनी कौन सी थी? डॉक्टर साहब को बताएं ट्रीटमेंट क्या प्रोटोकॉल था उसका? रेमडेसिविर एक दवा, एक इंजेक्शन था। मेरे ख्याल से 6 इंजेक्शन का कोर्स था वो रेमडेसिविर का, और उस समय वह संजीवनी के रूप में लिया जाता था। उसने मानव मूल्यों की सारी धज्जियां उड़ा दी उस दवा ने। लोगों ने इतनी ब्लैक मार्केटिंग की उस दवा की, डॉक्टरों ने जिसको जरूरत नहीं थी लिखी, जिसको जरूरत थी उसके लिए अनुपलब्ध बता दिया। तो अंत में उसके विस्तार में जाने के पहले जो मेरा अनुभव है वो सुन लीजिए, क्योंकि मैं फील्ड में था उस समय। मैं पुलिस अधीक्षक के रूप में बहराइच में काम कर रहा था। डीएम और मुझे दोनों को हुआ। डीएम मुझसे पहले बीमार पड़े और करीब 1 महीने बाद मैं भी बीमार पड़ा। डीएम मुझसे यंग थे,
उम्र में मुझसे कम से कम 10 साल छोटे थे। वो रेफर हो गए संजय गांधी भर्ती हुए, तो मुझे थोड़ा सा धक्का सा लगा कि यार उस समय इतना संकट था, सरकार की ओर से जो कार्य करने का दबाव था, पब्लिक में जाने का दबाव था, सारी चीजों का मैनेजमेंट करना था, जितने भी बीमार लोग थे उनको ट्रीटमेंट इंश्योर कराना, उनका रिहेबिलिटेशन, उनका हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योर कराना, तो सारी चीजों के लिए तीन ही स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार थे। पुलिस में एसपी, एसटीसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेडिकल में सीएम। उनके बीमार होकर जाने के बाद से मैं और सीएमओ जिले में अकेले रह गए। वो लगभग 1 महीने हॉस्पिटलाइज रहे। अब उन्होंने जो दर्द बयान किया अपने बीमार होने का, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा। 1 महीने बाद मुझे भी कोविड हुआ। उस कोविड में डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि आपके 75% लंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं और आपको हम रिफर करेंगे, आप भी संजय गांधी जाइए, क्योंकि सर हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि कोई भी आदमी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संजय गांधी की जो दुर्दशा सुन रखी थी और जो हॉस्पिटलाइजेशन का स्तर था, उसमें जो दुश्वारियां आ रही थी, वो जब जानकारी मुझे अंदर से थी, मैंने मना कर दिया। हमने कहा नहीं, मैं कहीं रिफर नहीं होऊंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं रहूंगा पैराइज में। पहली बात तो ये कि अगर मैंने स्टेशन छोड़ा तो मेरे फोर्स के मोरेल को ये डाउन करेगा, क्योंकि उस समय पुलिस में भी बहुत सारे बीमार लोग थे और उनको हम लोग अलग आइसोलेट करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल था वो दे रहे थे, उनको वो कर रहे थे। तो मालूम ये पड़ा कि अगर जवान जो है वो बैठक में पड़ा हुआ है और मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक फोर्स का लीडर होने के नाते आपके लिए वो एक बैड लीडरशिप जो है वो प्रोजेक्ट करता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, आप मेरा यही इलाज करिए। इलाज किया तो उन्होंने हमको समझाया कि सर आप तो जानते हैं यहाँ वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले लोग जो है हमारे पास नहीं है। अगर आपको कुछ हुआ तो हम तो वेंटिलेटर भी ठीक से ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात आई, वो चीज बस इतनी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर ने ये देख लिया कि ये नहीं जाएंगे, हमने कहा आप उससे लिखवा अंडरटेकिंग ले लीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपना ट्रीटमेंट शिक्षा से आइसोलेट होकर अपने कमरे में करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है। जो फिजिशियन थे वो फौज से रिटायर आदमी थे, डॉक्टर साहब, वो मेरे घर आए, काफी दूर से उन्होंने मुझे देखा और तब तो ये था कि अगर कोविड मालूम हो जाए तो घर वाले भी साथ छोड़ देते थे, बीवी बच्चे सब जो है वो दूसरे किनारे होते थे और मैं ऑलमोस्ट वर्चुअली एक शीशे वाले कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ से मेरी मिसेज, मेरे बच्चे भी केवल नॉक करते थे शीशा और मुझे इशारा करते थे कि हाथ उठाओ, तुम जिंदा तो हो ना, तुम्हें होश तो है ना, बेहोश तो नहीं बैठो। तो उन स्थितियों में वो डॉक्टर आए मुझे देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे तो बातें कही, वो मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा सर देखिए, जो प्रोटोकॉल है दवा का वो आप फॉलो करिए, वो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस दवा से आपको कोई फर्क पड़ेगा। मैं केवल इतना आपसे करने आया हूं कि आपकी तबीयत जब भी खराब होगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है ज्यादा खराब हो गया और हुआ भी, मुझे काफी उल्टियां हुई, लूज मोशंस आए, सारी चीज को लेकर मैं बियर करता था। तो बस एक चीज करिएगा, हौसला मत छोड़िएगा, बी कॉन्फिडेंट, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, आप मुझे बताइए।
भी करेंगे। मैंने जो दवाएं थी वो सब बहुत 3 दिन खाई। मेरा 75% लंग्स जो इन्फेक्ट था, तो मैंने दांव ही खेला जिंदगी के साथ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर बच गए तो कोई बात नहीं, और चले गए तो भी कोई बात नहीं। एक आदमी के कारण जैसे दुनिया बदलती नहीं है, जैसी है वैसी ही चलेगी। आप कभी भी अपने को अपरिहार्य मत समझिए। मैंने तुलसी की चाय पी, प्राणायाम किया, और केवल महामृत्युंजय का मंत्र जपा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमां। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे आरोग्यता प्राप्त हो। जो लोग भी इसका अर्थ ऐसा समझते हैं, मैं समझता हूं कि शायद वो अनर्थ करते हैं। इस मंत्र का केवल अर्थ इतना ही है, ईश्वर से एक प्रार्थना है कि यदि मेरे प्राण निकले तो वो इतनी सहजता से निकले कि जैसे पेड़ से, साग से जो पत्ती है वो जुदा होती है, उसको कोई दर्द नहीं, उसको कोई एहसास नहीं। मैंने वो किया, मुझे नेगेटिव होने में 29 दिन लगे, 29। 3 दिन बाद दवा खाना छोड़ दिया। सबको कहता था दवा है, खा रहा हूं, क्योंकि इशारे नहीं बताना रहता था कि दवा खा लिया है। तो देखने की हिम्मत करने के लिए घर में घुसता नहीं था। उस समय जो बीवी बहुत ज्यादा निगरानी भी आपके आने बातों में आपके मोबाइल की करती है और जगह करती है, वो भी दूर से ही बस हाथ चलते हैं, वही ठीक हो रहा। तो कहने का बस ये है कि आप अपना हौसला रखिए, और ये चीज एक बात से आ जाती है, किसी के बोल से आ जाती है। और डॉक्टर इस मामले में सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा वरदान है। अगर उसने मरीज को देख के ये कह दिया कि आप ठीक हो जाओ, तय मानिए आधी बीमारी तो उस आदमी की वैसे ही दूर हो गई। और एक डॉक्टर ने कहा, अरे एक डॉक्टर का और पसंद सुना दूं आपको। मेरे बच्चे को एक लंग्स और हार्ट की ज्वाइंट बीमारी हुई, वो मॉनिटरिंग कर रहा था। उस दौरान जो उसकी सांस नली है वो फैल गई। डॉक्टर ने बताया कि रिवर्स नहीं होता, रिवर्सल नहीं। तो जब मैं उसका ईको कराने के लिए गया, बहुत जगह दिखाया मैंने, बड़े एक्सपर्टीज के साथ कंसल्ट किया। जब मैंने उस बच्चे को ले जाके एक डॉक्टर से ईको कराने के लिए गया, तो मुझे याद है उन्होंने देखा तो मुझसे जो पहला सवाल किया, उन्होंने कहा कि कितने बच्चे हैं। तो मैं अगर पुलिस वाला हूँ, मैं रोज लाशें उठवाता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे उतना नहीं हो सकता था। लेकिन उस वाक्य ने मेरी मिसेज ने वही 4 बार रोना शुरू कर दिया। मैंने उनको कंसोल किया, बताया डॉक्टर का पूछने का अपना तरीका होता है। तो उन्होंने कहा देखा होगा और फिर ये किया, कहा बहुत गड़बड़ कंडीशन है और ये कुछ नहीं हो सकता है, इसमें जो है अब तो जो फैल गया है और हार्ट की फंक्शनिंग आपके बच्चे की अब 30% रह गई है। लड़का मेरा करीब 23 साल का था उस समय। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारे साथ इतने ही दिन इसके लिखे हैं तो कोई बात नहीं। फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया साउथ के, और मैं यकीन मानिए आप सारे डॉक्टर से यूपी से हो, यूपी में जो हेल्थ सीन है डॉक्टर्स का बहुत ही अनइथिकल है। जिस बच्चे के बारे में उन्होंने इस तरह की राय व्यक्त की थी, उस बच्चे को मैं साउथ में ले गया, साउथ के हॉस्पिटल में, नारायण विद्यालय, आप लोगों ने शायद डॉक्टर्स ने नाम सुना, हाईली प्रोफेशनल और ट्रीटमेंट सबसे सस्ता, और कोई वहां सिफारिश नहीं है। आप एडमिट लाइन से आपका नंबर आएगा, सारे ट्रीटमेंट्स आपके जो है, सारे जो चेकअप्स हैं वो सारे होंगे। वहां के डॉक्टर ने देखा, जो डॉक्टर थे साउथ इंडियन, मुझे नाम उनका नहीं याद है, पद्मश्री उनको मिला हुआ था
he was 94 years old. 94 years. सोचिए। और उनको देखने से लगता नहीं था वो डॉक्टर है। बहुत मामूली से शर्ट और पैंट में एक आला लगाए हुए और हमेशा टहलते रहते थे। उन्होंने बच्चे को देखा होगा, करीब 1.25 घंटे का देखा और स्टेथोस्कोप से कम आधे घंटे उस बच्चे को दिखाया जा सकता है। डॉक्टर चेलियन ने देखने के बाद से उस बच्चे को कहा कि तुम्हें 1 हफ्ता मेरे साथ रुकना होगा, मैं कुछ दवाएं लिखता हूं, 1 हफ्ता में रुकना। और आप सोचिए कि मेदांता के डॉक्टर, संजय गांधी के डॉक्टर, 1-2 और अस्पतालों के जो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट था सारा उन्होंने किनारे किया, तो जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा वो 2 या 3 दवाओं का असर था। बहुत मामूली सी दवाएं थी, दवाओं की कीमत भी 500 रुपए के अंदर थी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने एक टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद से ब्लड का लेवल देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 6 महीने बाद बात करिएगा। 6 महीने बाद जब वो गए, हाँ, तो बीच में क्या हुआ कि 6 महीने दवा खाने के बाद से मैंने देखा बच्चा काफी ठीक हो गया था। मतलब वो 23 साल का बच्चा चलते समय 10 कदम चलने के बाद से लगता था लड़का के घर जाएगा। तो 6 महीने बाद वो काफी ठीक हो गया और लगभग वो आधा किलोमीटर चलता था पैदल। सारी उसकी गतिविधियां सामान्य हो गई। मैं फिर उसी डॉक्टर के पास ले गया जिसने उसका पहला ईको किया, जिसने हमसे पूछा था कि आपके कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने देखा और ईको किया। ईको करने के बाद से कहा, भाई विनायक, अगर कोई दूसरा डॉक्टर तुम्हारा ईको करता तो शायद गफलत में आ जाता। कहे यार ये तो अनइमेजिनेबल है, तुम्हारा पूरा का पूरा कार्ड जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो हम लोगों के जान में जान है। मेरा कहने का आशा बस ये था कि एक डॉक्टर ने क्या कहा, उसका सारे परिवार पर क्या असर पड़ा, और एक डॉक्टर ने क्या कहा, उसका कैसे जो है रिकवरी हुई, ये फर्क था। अब मैं आता हूं कोविड पर। कोविड एक ऐसा पैंडेमिक है जिसने कई तरह की सीख दी है। कोविड ने सबसे पहले बताया कि जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं, और आप जितना भी आप और हम कर रहे हैं उसमें कितनी चीजें गैर जरूरी। कोविड के दौरान आपने बाहर का खाना खाया? नहीं खाया। कोई होटलबाजी नहीं हुई, कोई शादी नहीं हुई। स्त्रियों के लिए जो लिपस्टिक और मेकअप का सारा सामान था वो सब घड़ा का घड़ा रह गया और बेकार हो गया था। जितने ये क्या नाम है सौंदर्य विभाग वाले फैक्ट्रीज थी उनके बंद होने की नौबत आ गई। साड़ियों का खर्च कम हो गया। जीवन शैली की सबसे बड़ी सीख कोविड ने दी। हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे रह सकते हैं और कैसे रह रहे हैं, ये सिखा दिया। दूसरी बात, नौकरी के क्या आयाम हो सकते हैं। सबको घर से काम करने की आजादी मिली, वर्क फ्रॉम होम, एक नया वर्क कल्चर जो है फाइंड हुआ। आप ये सोचिए कि आपको अपने घर के सराउंडिंग में काम करने में मजा आया। बीवी को परेशानी हुई होगी, लेकिन हम तो बड़े राहत में हुए, क्योंकि बार बार आपकी जो फरमाइशें हैं बड़ी होंगी, तरह तरह के जो इसके झगड़े हैं वो भी बड़े होंगे। वो भी एक अध्ययन का विषय है कि उस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस कितने बढ़े। डोमेस्टिक वायलेंस पर भी काफी शिकायतें आई मेरे पास जो है, तो
उसका भी अच्छा खासा डाटा है मेरे पास, लेकिन उसने कितनी सहूलियतें पैदा की। आप अपने काम के प्रति फोकस हैं, जितने आपके यार दोस्त हैं जो बकवास करने के लिए सब होते हैं, आप जितने यार दोस्तों से मिलते हो उसमें शायद एक दो काम पे होते हैं जो आपको फोकस रखते हैं अपने गोल के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या अपने अच्छी बातों के लिए, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। अदरवाइज ज्यादातर तो दोस्त अय्याशी के लिए रहते हैं, मौज मस्ती के लिए रहते हैं, खुराफात के लिए रहते हैं, उनसे आपको दूर रखना है। वर्क फ्रॉम होम ने इंडस्ट्रीज की कितनी बचत कराई, ट्रांसपोर्ट और ईंधन की कितनी बचत कराई। एक इंडस्ट्री हालांकि खराब हुई, एक इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट घटा, बट कितनी गैर जरूरी चीज है, उसने इन्वायरमेंट की सेविंग कितनी बढ़ाई, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन जो है वो कितना हद तक कंट्रोल हो। ये सारी चीज जो लाइफ स्टाइल की है, ये कोविड ने हमें सिखाई। उसके दूसरे एस्पेक्ट पर मैं आता हूं। कोविड ने हमें दिखलाया वेलनेस क्या चीज है। ये जहां हम बैठे हुए हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, हमको जरूरत है वेलनेस सेंटर की। हमें ठीक कैसे रहना है हमको ये जानकारी होनी चाहिए, हमें खाना कैसा खाना है ये जानकारी चाहिए। अभी जो हेल्थ का सिस्टम है हमारा, उसमें ये व्यवस्थाएं नहीं है। डॉक्टर के पास आप बीमारी लेकर जाएंगे तो आपको अच्छी से अच्छी दवा लिख देगा, कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि ये रोग आपको हुआ क्यों। दवा का इलाज है, हुआ क्यों इसके बारे में डॉक्टर जो है वो अज्ञानी। क्यों? इसको भी समझिएगा, आप डॉक्टर्स हैं, यंग है, इस नाते मैं शेयर कर रहा हूं। फार्मा कंपनियों का बहुत बड़ा प्राइवेट पूरे विश्व में, और ये डॉक्टर से मिला हुआ है। आप फार्मा कंपनियों या जितने भी कंपनियां हैं वह कभी भी रोग के शोध के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करती। रोग की दवा के शोध के लिए तो पैसे खर्च होते हैं, लेकिन रोग क्यों हुआ इसको जानने के लिए कोई शोध नहीं। इतना बड़ा मजाक मानवता के साथ और कुछ हो सकता है? हमें जरूरत वेलनेस की, हमें जरूरत है आहार की। हमें खाना क्या है, हम सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबकी अपनी अपनी डाइटरीज होंगी, अपनी हैबिट्स होंगी, उसमें कौन सी हमारी बॉडी को सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। इसको जानने वाला, इसको बताने वाला हमें से कोई नहीं। थोड़े बहुत आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो आपकी वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी को देखकर जो है जो भी डायग्नोज करके आपको बताएंगे ये खट्टा नहीं खाओ, ये ना खाओ, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी इसका जो पूरा साइंस है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और इसी नाते भारत बीमार देश है। आप चले जाइए अस्पतालों में, भीड़ नहीं रही। कोविड ने और क्या किया? कोविड ने पूरे हेल्थ सिस्टम की कलाई खोली। उसने ये दिखाया ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो कितना बेजान है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, इसको अटेंड करने वाले डॉक्टर्स नहीं है, इसको करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। कोविड में हालत ये थी कि हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको बहुत बड़े से बड़े सोर्स की जरूरत थी।
आपकी तिजोरियों में पैसा भरा पड़ा है, लेकिन आपको हॉस्पिटल का एक बेड मुहैया नहीं होता। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सवालों के घेरे में था इस दौरान। हमारे सारे आंकड़े इस बारे में क्वेश्चन है। हमें से कितनों को कोविड हुआ, कितनों को नहीं हुआ, हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। हमने जो मेडिकल टेस्ट किए, मेडिकल के सारे किट्स किए, वो आम आदमी की पहुंच तक आए ही नहीं। हम कभी चेक करके ये इंश्योर ही नहीं कर पाए कि हमारी कितनी आबादी को वाकई कोविड है या कोविड नहीं। तो ये जो पूरा सीन था हेल्थ सिस्टम का, उसके शून्य को कोविड ने स्पष्ट किया और इसको रीथिंक करने की जरूरत है। एक फर्क और दिखा, वो फर्क था कि शहरी भारत तो बीमार पड़ रहा और ग्रामीण भारत जो है एज इट इज, उसको कुछ नहीं हो रहा। आज जिसको हुआ भी वो अपने आप रिकवर भी कर गया, खांस के छींक के थोड़े दिन में जो है काढ़ा वाढ़ा पी के जो है मस्त हो गया। उसने अपने दैनिक, आप गांव में पता नहीं कितने लोग हैं गांव के बैकग्राउंड से, जो कोविड का पीक था उसमें पूरे शहर में सन्नाटा था, सड़कें खाली रहती थी। सड़क हम लोग गांव तक गए सारे लोगों को जाने समझने के लिए, उनकी वेलनेस जाने के लिए। गांव में मैंने देखा कोई आदमी इसके बारे में एक है नहीं, सब ज्यादातर लोगों का बहुत ही का होता है। उसको समझाना पड़ता था ये जो मास्क वगैरह है, मास्क के लिए गलत कहानी है। जितने मास्क उन्होंने बांटे उसका कोविड को रोकने से कोई मतलब ही नहीं था। वो यार सैनिटाइजर्स का था। उस गांव के आदमी के पास ना सैनिटाइजर था ना मास्क था, फिर भी वो बीमार नहीं पड़ा, और बीमार पड़ा भी तो ठीक होके आत्मा सर्वाइव कर गया। और उसने अगर बीमार मरा भी तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बताने का ये कोविड से मरा या सामान्य बीमारी से। क्योंकि कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ का जो हमारा डाटा है वो अभी बता ही नहीं सकता जो है कि उस समय जितनी मौतें हुई उसमें कितनी कोविड से हुई थी और कितनी नॉन कोविड से हुई। कोविड ने ये सारी चीजें आपके सामने दी, जो नंगा सच था वो आपके सामने रखा। और जाते जाते एक सबसे बड़ी बात जो सिखाया है, जो इसके अंत में आपको मैं कहना चाहता था, वो था जनसंख्या। इस सबके मूल में, ये सारी समस्याओं के मूल में क्या था? हमारी जनसंख्या। हमारा हेल्थ सिस्टम इतनी बड़ी जनसंख्या कि वेलनेस के लिए तैयार नहीं। जब कोविड का पहला फेज शुरू हुआ था तो आपको ध्यान है ये पूरा जो अपना यूपी का बेल्ट है, ऑलमोस्ट मजदूरों का बेल्ट है, जो साउथ में, पंजाब में, अन्य जगहों पे जाकर मजदूरी करता है, इनका माइग्रेशन शुरू हुआ। आप सारे लोगों को उस नंगी वास्तविकता से नहीं शायद रूबरू होंगे। पूरी रात पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रकों से लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। लंबी लंबी ट्रकों में उस समय लोग गाजर मूली की तरह और भेड़ बकरियों की तरह ठूस के भरे गए थे। ट्रक के मालिकों ने, मैंने देखा कि उस ट्रक की हाइट कितनी होती है, 10-12 फीट, 4-4 फीट पर उन लोगों ने प्लेटफॉर्म्स बना दिए थे और उस प्लेटफॉर्म में के अंदर उन्होंने 3 लेयर में लोगों को मतलब ठूस के भरा। एक लेयर में 50 आदमी, दूसरे लेयर में 50 आदमी, तीसरे लेयर में 50 आदमी। एक ट्रक में सोचो आप 150 आदमी, 200 आदमी, सांस लेना मुश्किल। और उसमें आप कोविड, जहां से हमें कोविड प्रोटोकॉल लगाना है कि 3 मीटर की दूरी, कितने 3 मीटर की दूरी है जरूरी, 6 मीटर, 2 गज की दूरी है जरूरी।
उस सारे प्रोटोकॉल को थका बताते हुए वो लोग सवालों की ढुलाई कर रहे हैं। तो जो लर्निंग आई सामने वो ये है कि अगर जनसंख्या पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे नेशन का उसका ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा और ना तो सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। कोई भी हेल्थ सिस्टम इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में काम नहीं कर सकता। कितना भी नौकरियों का जाल इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए काम नहीं कर सकता। कितनी बड़ी स्किल डेवलपमेंट स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंसिंग, सारी चीज वो नहीं कर सकता। तो इससे जोर क्या है? जनसंख्या में। और उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? स्त्रियां ही जिम्मेदार है, पुरुष समाज जिम्मेदार है। आप जिस परिवार में देखिए जहां संख्या ज्यादा है बच्चों की, लड़कियां ज्यादा होंगी, अपवाद के रूप में और भी बातें हो सकती हैं, नहीं केवल लड़के की चाह। तो जो लड़कियों के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार है, जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, उसे खत्म करना। परिवार नियोजन के जितने साधन हैं, परिवार में संतान की उत्पत्ति के जितने अवसर हैं, उनमें पुरुष की भागीदारी और पुरुष की जिम्मेदारी तय होनी, स्त्री की नहीं जिम्मेदारी तय होनी। आप पहले तय करिए कि आपको लड़का या लड़की एक समान केवल कहने की बात नहीं है, वो समान है। अगर उनको आपने संपत्ति में अधिकार दे दिया है तो बाकी ये धार्मिक परंपरा में के साथ हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमको कंधा कौन देगा, मरने के बाद आप देखने आते हैं क्या कि आपको कंधा कौन दे रहा है? और आपका लड़का आपको कितनी श्रद्धा से कंधा लगाता है वो इस पर निर्भर है कि आप उसके लिए छोड़ के क्या जाते हैं। यह भी मेरा हकीकत है। कोविड ने वो नहीं दिखाया, माँ बाप मरे पड़े हैं और वर्चुअल का संस्कार जो है हम लोगों ने कराया फैमिली को दिखाकर। बेटा अमेरिका में पड़ा हुआ है, दूसरी सिटी में पड़ा हुआ है, अंकल जी हम आ नहीं सकते, पापा का मुंह दिखला, हम लोग ने मना कर मुंह नहीं दिखला, जब बॉडी एक बार सील हो चुकी है तो नहीं खोल सकते उसको। कोविड से हमको भी डर लगता है। मैं कैसे अपने कॉन्सेप्ट से कह दूं कि अंकल ये बॉडी तुम्हारे पापा की है, कहां गया वो कंधा? तो जिस कंधे की आस में आप लड़का पैदा करते चले, लड़के के आस में लड़की पैदा करते चले जा रहे हैं, वो कंधा आपको देगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। कुल मिला के जो कोविड है उसने आपको एक नया जीवन दर्शन दिया, एक नए तरह का जो है हेल्थ मैनेजमेंट और एक नए तरह की मानवीयता आपको सिखाई। ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने अनुभवों से आपको जो शेयर की। किताब के थ्रू इसको बताने वाले और भी विद्वान होंगे और बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे अवसरों पर हमें एक तो अपना हौसला बनाए रखना, और दूसरी बात ये जो पीढ़ी है नोएल को, उससे मुझे केवल बस इतना कहना है कि जो इस सच की दुनिया उसमें आए, वर्चुअल दुनिया में मत रहिए। सच की दुनिया में आएंगे तो आप खुद सही फैसले ले सकेंगे, सही चीजों पर निर्णय ले सकेंगे, सही तरीके से सोच सकेंगे। हम सारे लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, अपने अनुभव को आपसे केवल साझा कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आगे करना आपको। नई पीढ़ी में सारे लोग जो बैठे हुए हैं उनसे एक बार दो बातें और मैं कहते जाऊंगा। हेल्थ मैनेजमेंट और मानव की
उससे भी रिलेटेड चीजें हैं। दो चीजें हैं, छोड़ दीजिए, आप सारे लोग डॉक्टर्स हैं, जो है मेरे ख्याल से मरीज जब आता होगा तो आप उसको जरूर लेके देते होगे, लेकिन वही काम आप लोग भी करते हैं। फास्ट फूड मत खाइए, मोबाइल मत चलाइए, तो नहीं कहूंगा, जरूरत भर चलाइए। इसको भी एक किताब मानिए। व्हाट्सएप अगर आपको कुछ दे रहा है तो जरूर चलाइए, इंस्टाग्राम अगर आपको कुछ दे रहा है तो जरूर चलाइए। लिंक्डइन को थोड़ा मानता हूँ, नौकरी वोकरी कुछ खोज देती है कभी कभार, क्योंकि लिंक्डइन पर भी बहुत सारे लोग जो है अपने को जोड़ के और थैंक्स मांगते हैं कि भाई कांग्रेचुलेट मी फॉर ज्वाइनिंग दिस जॉब। अरे भाई जाओ, आपको लग गई है तो जो मिलेगा आपको कांग्रेचुलेट करेगा, एक दूसरे से कह के तो कांग्रेचुलेट करवा देगा। तो जो सोशल साइट्स हैं ये भी आपके हेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा है। कैसे है, एक छोटा सा उदाहरण ध्यान दें। व्हाट्सएप आपने किसी फ्रेंड को, खासतौर से गर्लफ्रेंड को क्या मैसेज किया, करने से घंटी उसकी गई, जवाब आया कि नहीं, इस पर अब आपका ध्यान लगा। वो घंटी करने से कब बजी, रिप्लाई क्या करना कब आया, इसका पूरा आपका फोकस हो गया। आप क्या पढ़ रहे हो, किताब है, काफी चीजें हैं, कुछ नहीं समझ में आ रही। जब तक वो टन बजेगा नहीं तब तक दिल को शांति आएगी। तो ये जो टनटनाने की आवाजाही है वो आपका कितना समय, आपका कितना अटेंशन, कितना फोकस जो है आपका डाइवर्ट कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। उस दौरान आपकी बीपी बढ़ेगी, दिल धड़कन करेगा। जब आप गलत आया तो दिल उदास होगा, अच्छा आया तो अच्छा तो नहीं आता है, क्योंकि लड़कियां बड़ी डिमांडिंग होती हैं यार, शायद ही किसी लड़की का इतना जवाब आएगा, क्योंकि उसकी डिमांड होगी कि पॉकेट हमेशा तंग रहता है, खासतौर से इसमें। तो इन चीजों में कितना आपको समन्वय रखना है, सामंजस्य रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखिए और फोकस रखिए। और चलते चलते मैं आप लोगों के लिए एक शेर भी लाया था कि ये सारी समस्याओं का हल है एक ही है, मानवकी में भी वही बात बार बार कही गई है, हौसला। बहुत सारे संकट आए, तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर था, मैं लिख इस तरह देता हूँ, जब चीजें को थोड़ी थोड़ी भूलने लगता है कि आते हैं, आने दो ये तूफान क्या कर लेंगे, आते हैं, आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। बस हौसला आ जाए, बाकी जीवन में आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये हेल्थ मैनेजमेंट भी अपना हासिल कर लेंगे, अपनी ह्यूमैनिटीज भी हासिल कर लेंगे। हौसला बनाए रखिए और सोशल मीडिया से जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप लोग तो वैसे भी डॉक्टर हो, किताबें पढ़िए, डॉक्टर को सबसे ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर हमेशा लाइब्रेरी में ही नजर आता है, तो लाइब्रेरी जाइए, उससे ज्यादा अच्छी कोई जगह नहीं। हम आपको बताएं, मेरे जमाने में किताबें नहीं, और यकीन मानिए अगर मोबाइल होता तो मैं इस कुर्सी पर ध्यान नहीं बैठा होता, क्योंकि जो वो उम्र है वो इतनी चंचल है, आपका ध्यान हमेशा खुराफात में लगा रहता है, और ऊर्जा इतनी होती है कि वह अगर नकारात्मक दिशा में बह गई, मुड़ गई, तो फिर आने वाले दिनों में आप कहीं नहीं रहेंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर रणवीर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आप सारे डॉक्टर साहबान का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने चाहे जबराना ही सही इतनी शांति से सुना बैठ करने से, और मैं आप सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन में एक अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे से अच्छे फिजिशियन बने, अच्छे से अच्छे सर्जन बने, आपका नाम हो
वेलनेस के इस अभियान में आपका कंट्रीब्यूशन जो है हमेशा एक यादगार रहेगा। थैंक यू।